अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़ के साथ। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ कि जहाँ जहाँ प्रोग्राम देखा जा रहा है आप तमाम लोग खुश खुर्रम में और अच्छी सेहत में हैं, और इसके साथ ही पाकिस्तान के लिए भी दुआएं और हुकूमत के लिए भी दुआएं कि अल्लाह ताला आसानी पैदा करे, इस हुकूमत से अच्छे काम करवाए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान के मुफाद में। ताहम जो हालात हैं, जो कीमतें मुल्क में बढ़ती चली जा रही हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा हो या रुपए की कदर का गिरना हो डॉलर के मुकाबले में, उसमें कोई अभी अच्छी खबर हमें मौसूल नहीं हो रही है। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बगैर अगली किस्त जारी करने से इनकार कर दिया है। ये भी आपको बताएंगे जो मुज़ाकरात जारी थे गुज़श्ता चंद दिनों से दोहा में पाकिस्तान और IMF के दरमियान, और मिफ्ता इस्माइल साहब भी यहाँ पर मौजूद है। ये मुज़ाकरात अब खत्म हो चुके हैं। कितने नतीजा खेज नताइज सामने आए हैं ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। और IMF ने पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम की बहाली के लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की जो शर्त है वो सामने रखी है। मैं आपको बताऊं कि अब पेट्रोल की कीमत 179.86, डीजल 174.15, लाइट डीजल 148.31 और मट्टी का तेल 155.56 तक पहुंच चुका है। 300 रुपए फी लीटर तक इजाफा हुआ है। 3 अरब डॉलर का पहले कर्ज मिल चुका है, 1 अरब डॉलर और मिलना बाकी है, जिसके लिए हमें अब IMF की तमाम शराइत को पूरा करना होगा। भारत और बांग्लादेश जैसे मुमालिक IMF के प्रोग्राम से कई सालों पहले निकल चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान है कि अभी तक IMF के प्रोग्राम में मुसलसल उलझा हुआ है और इसमें मजीद धंसता ही चला जा रहा है। मजीद इसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। अब हमें सिर्फ 1 अरब डॉलर का कर्ज चाहिए और IMF से मुज़ाकरात भी हुए। कितने नतीजा खेज आप समझते हैं कि नताइज बरामद होंगे? और मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि ये इजाफा 205 रुपए फी लीटर बनता है और हमने इसको कम किया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो कुछ हुआ है ये पहली किस्त है जी, और इसके साथ आप देखेंगे, अब जब बजट आएगा 10 जून को, उसमें पेट्रोलियम लेवी को बढ़ा के टोटल वसूल किया जाएगा एक साल में 410 अरब रुपया। 2018 में ये 180 अरब रुपया था। इसका मतलब ये कि बड़े पैमाने पर ये भत्ता भी वसूल किया जाएगा, जिससे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ेंगी अगले माली साल में। इसमें किसी पाकिस्तानी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। ये अभी पहली किस्त है, इसका बोझ जो है वो पाकिस्तानी अवाम पर भी पड़ेगा, पाकिस्तान की सनतों पर भी पड़ेगा और पाकिस्तान के जो है बजट खसारे पर भी पड़ेगा, कर्ज़ों के हजम भी पड़ेगा। तो ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, लेकिन ये पहली किस्त है। ये बिल्कुल मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ। इसकी बुनियादी वजह जो है वो IMF की शर्त नहीं है। डॉक्टर साहब को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे मिफ्ता साहब। इसकी बुनियादी वजह ये है कि IMF ने ये कहा है कि 28 फरवरी 2022 को जो इमरान खान साहब ने तहरीरी मुआहदा तोड़ा था, वो तो ये कह रहे हैं जो मुआहदा आपके हुकूमत पाकिस्तान से था, इमरान खान के साथ नहीं था। उन्होंने उस मुआहदे को तोड़ा अपने सियासी मफाद के लिए। अब वो ये कह रहे हैं कि आप उस मुआहदे पर अमल दरामद करें। वो आप जो कीमतें बढ़ाने का तहरीरी तौर पर हो चुका था बिजली और पेट्रोल का, वो करें। हुकूमत कोशिश चाहती तो थोड़ा कम इजाफा कर सकती थी, लेकिन उन्होंने एक और काम भी किया। शहबाज शरीफ साहब हमारे जो हैं वो 23वें वज़ीर आज़म हैं। अब वो IMF के साथ 23वें प्रोग्राम में चले गए पाकिस्तान की तारीख के 1958 के बाद से। अब वो ये चाहते हैं, वरना पेट्रोल में कम इजाफा भी होता, अब वो ये चाहते हैं कि जो 6 अरब डॉलर का कर्जा तय हुआ था उसको बढ़ाकर 8 अरब डॉलर कर दिया जाए, मजीद हमें 2 अरब डॉलर मिले। वो ये भी चाहते हैं और शायद IMF मान जाएगा कि ये प्रोग्राम खत्म हो रहा था सितंबर 2022। ठीक, उसके बाद पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से बाहर आता। इनकी कोशिश ये है, जो है वो इंसान की प्लानिंग ये है कि ये जून 2023 तक हुकूमत में रहना चाहते हैं। इमरान खान सड़कों पे जो भी कहता रहे, इनकी हिकमत अमली ये है। तो IMF से ये इन्होंने दरख्वास्त की है कि आप हमें जून 2023 तक ये प्रोग्राम को बढ़ा दें और 2 अरब डॉलर और ज़्यादा दे दें, ताकि जब तक ये हुकूमत रहे IMF की किस्त मिलती रहे और मईशत जो है वो रुपए की जो कदर जो है वो थोड़ी बहुत कंट्रोल में रहे, रिजर्व बेहतर रहें। तो ये एक हिकमत अमली इनकी है। लेकिन मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर एक बता दूँ कि डॉक्टर साहब ने एक जो है वो TV पर कुछ आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि डॉलर 160-170 पर होना चाहिए था, 2002 पे नहीं। सट्टा हो रहा है और ये सब कुछ हो रहा है, इसको कम करना चाहिए। लेकिन मैंने अपने आपको प्रोग्राम में ये कहा था कि अगर हुकूमत चाहती तो
तो ये 2002 से जो 2002 रुपये पे चला गया, इसको वो कंट्रोल कर सकते थे। हुकूमत कोई बहुत बड़ी ताकत होती है, ना स्टेट बैंक ने कोशिश की ना हुकूमत ने कोशिश की। यही चाह रहे थे कि अगर ये 202 204 पे भी आता है तो ये जाएगा पिछली हुकूमत के खाते में, और जब ये इसको वापस 185 पर ले आएंगे, जब IMF का प्रोग्राम मिल जाएगा, IMF से किस्त मिल जाएगी, तो फिर सऊदी अरब के आपको पैसे देगा। उसके बाद आप इंटरनेशनल मार्केट में भी जाएंगे, रुपए की कदर मुस्तहकम हो जाएगी, रिजर्व बढ़ जाएंगे, सट्टेबाजी बंद हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि कुछ बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा तो महंगाई का एक तूफान उठेगा, बढ़ेगा, आम आदमी भी उससे परेशान होगा, मुल्की मईशत पर भी उसका जो है वो असरात हमें देखने को मिलेंगे। अब ये जो दरामदात पर भी एक बैन लगाया गया है, कमी लगाई गई, कि ये भी हुकूमत की स्ट्रैटेजी है, इससे भी कोई बेहतरी होगी? देखिए, बात दरअसल ये है कि मैंने जो जुलाई से अप्रैल 2022 ये पीरियड है हमारा, इसमें 65 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हुई हैं, 65 बिलियन डॉलर्स। ये पिछले साल की इसी मुद्दत से 21 अरब डॉलर ज़्यादा हैं। मैं ये चाहता था कि और सख्त हिकमत अमली हम इख्तियार करें। जब मेरे मुल्क की बरामदात जो हैं वो 30 अरब डॉलर से ज़्यादा नहीं है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं 10 महीने में 65 अरब डॉलर करूं? जो इन्होंने लगाई हैं, मैं चाहता हूं और लगाएं। यानी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, खाने पे के बहुत दवाइयाँ हैं, तो पेट्रोल है, मशीनरी है, जो चीज़ें ज़रूरी हैं मेरे मुल्क के लिए वो आएँ। लग्जरी आइटम्स पर मुस्तकिल बैन कर दें। जिसको बहुत शौक़ है वो अपने डॉलर से बाहर से ख़रीद के लाए, यहाँ ड्यूटी पे करे, ले ले, हम उसकी ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं कर रहे। लेकिन हुकूमत को अब ये फ़ैसला करना होगा। इस्लाम ने भी ये सिखाया है कि आप अपने वसाइल के अंदर जिंदा रहें। आपको किस हकीम ने कहा है कि 30 अरब डॉलर की इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करके 75 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स करें? तो जो इस हुकूमत ने अभी किया है, मैं ये चाहता हूँ कि अभी मजीद इक़दाम करें, इंपोर्ट्स को कम करें। अगर हम अपनी ज़िंदगी में ये मिशन नहीं बनाते, जो अभी आपने इंट्रो में कहा कि हमें IMF के प्रोग्राम से निकलना है, हमें ये 23वें में तो ये जा ही रहे हैं, 24वें में नहीं। डॉक्टर साहब, मैं ये भी समझती हूँ कि यहाँ पर जो आम इंसान है, ये जो आम आदमी है, ये जो बैन लगाया गया है दरामदात पर, इंपोर्ट्स पर, इसके हवाले से एक आम शख्स पर भी फर्ज बनता है कि वो हुकूमत का, गवर्नमेंट का साथ दे, और बहुत हद तक हमें अपना लाइफस्टाइल भी तब्दील करने की जरूरत पड़ेगी। सोच की थोड़ी सी तब्दीली की जरूरत है, थोड़ी सी अवेयरनेस और थोड़ी सी एजुकेशन की भी इसमें जरूरत है, क्योंकि अगर हम साथ देंगे हमारे मुल्क की हुकूमत का, तो मेरे ख्याल से कि हम बेहतरी की जानिब बढ़ सकते हैं। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब ने दोहा जाने से पहले एक बात बोली थी और कहा था कि वो बातें नहीं मानूंगा जो शौकत अजीज साहब ने मानी। मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि उन्होंने क्या बातें मानी थी? देखिए, शौकत अजीज साहब जो थे वो उन्हीं के नुमाइंदे थे, और उन्होंने ये भी मानी थी कि जब हम दहशतगर्दी की जंग भी लड़ेंगे, जो इमरान खान साहब कहते हैं ये हो गया, ये हो गया, ड्रोन अटैक हो गए। जब आपने ये मान लिया कि हमें हर कीमत पर अमेरिका से पैसे लेने हैं, अमेरिका से इमदाद लेनी है, अपने असासे गैर मुल्कियों को बेचने हैं, और दहशतगर्दी की जंग लड़नी है, अपने मुल्क के अंदर लड़नी है, ये वो तबाही के फैसले थे जिसकी वजह से आज क्लास वो जो है पाकिस्तान में जो आप दहशतगर्दी की वारदातें देख रही हैं, जो हमारे गैर मुल्कों से पाकिस्तान में मुदाखलत हो रही है। आज भी कम से कम 3 मुल्क हमारे मुल्क में मुदाखलत कर रहे हैं, हमारे 3 पड़ोसी ममालिक। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हुई थी, सलामती के लिए भी ख़तरा था, मईशत के लिए भी, और इज्जत नफ्स के लिए। तो अब ये, लेकिन मान उन्होंने भी लिया। आप जो भी कहें, अगर ये कहते कि जनाब हमें तो वहाँ 6 अरब डॉलर का है, 6 अरब डॉलर ही रखना है, हमें इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना, इन्होंने 8 अरब डॉलर कहा, तो फिर इस तरफ जोर नहीं दिया। मैं आपको एक बात बताऊँ क्यों मैं कह रहा हूँ। IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर ने अभी एक बयान जारी किया है, ये कहा कि यूक्रेन की जंग है, ये इससे मुल्क के, दुनिया के हालात ख़राब हुए हैं, तो मुल्कों का फ़र्ज़ है कि वो अपने यहाँ सब्सिडीज़ दें। उन्होंने MD ने कहा है, तो इनको ये कहना चाहिए था कि भाई अभी आपके मेजर डायरेक्टर ने तो ये कहा है, मेरे मुल्क में महंगाई है, मेरे मुल्क में गुर्बत है, मेरे मुल्क में अभी लोग के लिए तैयार नहीं है, रुपए की कदर गिर गई है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप थोड़ा नरमी करें, उसको थोड़ा जो है तो 2-3 किस्तों में करने दें। और ये कहने के साथ मैं दोबारा आपसे कहूँगा, जो मैंने कई दफ़े कहा है, और अब चूंकि इन्होंने 2023 का प्रोग्राम बना लिया है, फैसला तो अल्लाह करता है, लेकिन आज ये सिग्नल मैं आपको बता रहा हूँ कि इस हुकूमत ने फैसला कर लिया है, वो इमरान 6 दिन का टाइम दे या 15 दिन का। इनका फैसला ये है कि हमने जून 2023 तक रहना है, उसके बाद केयर टेकर्स आएंगे, और इनकी तवक्को ये है कि उस वक्त तक इन खराबियों का, इन तबाहियों का अजाला करने की कोशिश करेंगे। बाकी क्या होता है अल्लाह को पता है, लेकिन इन्होंने कर लिया। लेकिन मैं दोबारा कहना चाहता हूँ और एक सवाल भी करना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब जरा बुलाएं और ये कहें कि जब इस मुल्क का कानून मौजूद है,
कि जो चोरी के असासे मुल्क के अंदर हैं और जिसकी हुकूमत के पास तफसील है, तो आवाम को कुचलने के बजाय वो जो असासे हैं चोरी के, जिसका कानून मौजूद है, जो इमरान ने एमनेस्टी दी थी, वो लेने की कोशिश करें। अगर हमें चंद महीने में 900 अरब रुपए मिल जाता है, तो जो आपका ये साहब बार बार बात करनी है अवाम तो अवाम को अगर कहीं से बेहतरी मिलेगी तो इस 900 अरब से मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी इन्होंने IMF ने जो कहा है वो मैं आपको बता दूं। जून का बजट, जुमला सुन, जून के बजट में तरक्याती खर्चात में कटौती करें, अवाम के ऊपर टैक्सेस लगाएं, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएं, और अभी बिजली के नर्ख कुछ दिनों में बढ़ने हैं। तो इन चीज़ों से अवाम को अगर बचाना है, अब देखिए हमारा अगले साल पता ग्रोथ रेट क्या होगा, 4.5% से कम होगा। ठीक, 4.5% कम होगा, मैं आपको कह सकता हूँ। इन तबाही इन फैसलों के नतीजे में भारत जो है वो 8% पे जा रहा है। तो हम इसलिए तो पैदा नहीं हुए कि भारत से आधी शरह से तरक्की करें, महंगाई हमारी दुगनी हो भारत से, हम उनसे बेहतर मुल्क है और हमें ये साबित करना है। शाहिद साहब इस वक्त हमें ज्वाइन किया जफर मोतीवाला साहब ने, माहिर मुआशरात हैं, एक्सपर्ट है, उनसे भी बात करते हैं। जफर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। मैं बात करूंगी कि एक बार जब कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आसमान को छूने लगती हैं, तो क्या उनका रिवर्स होना उतना ही आसान होता है? कितना टाइम लगता है? अब जैसे कि मिसाल के तौर पर घी हर शख्स की जरूरत है, हर घर में चाहिए, और इस वक्त वो आसमान से उसकी कीमतें बातें कर रही हैं, 505 रुपए तक का हो गया है। कैसे हम इस डैमेज को कंट्रोल करेंगे आने वाले वक्त में? देखिए, डैमेज कंट्रोल करते अगर हम लोग है ना, इसको उसी टाइम जिस टाइम 20 रुपए बढ़ाना का था PTI की हुकूमत ने, उन्होंने 10 रुपए कम किए, तो हम लोग सब कैपिटल मार्केट में बैठ के सर पकड़ लिया था कि भाई ये क्या हो गया। ये तो एक किस्म का हमारे ऊपर एक डैमेज स्टार्ट हुआ, और वो जो डैमेज है उसका एंड ये हुआ है कि तमाम चीजें तो महंगी हो गई हैं, और दूसरा जहां से हमको किस्त आने की थी, उन्होंने कह दिया कि जब तक आप अपने प्राइसेस एडजस्ट नहीं करोगे यूक्रेन की वॉर की वजह से, ऑयल के प्राइसेस ऊपर होने की वजह से, और फ्यूल के एडजस्टमेंट और फिर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस की एडजस्टमेंट नहीं करोगे, हम किस्त ही नहीं देंगे। अब जब किस्त नहीं मिलेगी तो आपका 90% जो है, अब चीजें जो है, ऑयल वो इम्पोर्टेड है, आपका ये घी सब इम्पोर्टेड है, चाय आपकी इम्पोर्टेड है, इवन दालें इम्पोर्टेड है। पहले हम फूड सिक्योरिटी में खुद कफील थे कि हमें ये था कि फूड सिक्योरिटी हमारे पास है, हमें किसी दुनिया में हाथ नहीं फैलाने की जरूरत। अब तो हमें ऐसे ऐसे मुल्कों में हाथ फैलाने होता है जिससे हमारे इतने अच्छे डिप्लोमेटिकल ताल्लुकात भी नहीं थे पहले, उनके पास जाना पड़ता है, वीट हमें दे दो, हमें सस्ता ऑयल दे दो। तो जब ये चीजें होती हैं तो महंगाई का तो वो उद्यम आएगा ही आएगा। फिर मेरे ख्याल में आपके साथ डॉक्टर शाहिद हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो डॉक्टर शाहिद जो कह रहे थे वो भी सही कह रहे थे कि भाई हम लोगों के ऊपर महंगाई भी डबल है, और GDP भी हमारा नहीं बढ़ रहा है, इकोनॉमी भी परेशान है। अच्छा, मैं हमेशा हर प्रोग्राम में ये कह देता हूँ कि नाम है PTI की तरफ ना, PMLN या PDM और जो भी है, हम तो हैं कि भाई पाकिस्तान का क्या करना है। जी, कई प्रोग्रामों में हमने खुद बोला कि भाई इनफ ऑलरेडी, आप पहले ये सोचो कि इसको ऑनलाइन इकोनॉमिकली कैसे लाएं। झगड़े करने तो बाद में कर सकते हैं, अभी तो ये मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता मिस एडवेंचर, क्योंकि हमने तकरीबन कोई मिस एडवेंचर मेरे ख्याल में 6 साल से मिस एडवेंचर हो रहे हैं, और वो मिस एडवेंचर इस लेवल पर ले आए हैं कि गरीब आदमी तो क्या, अमीर आदमी भी बार बार वो देखता है कि भाई कितने में उसकी ग्रोसरी आ रही है, कितने में उसका अपना फ्यूल आ रहा है, कितनी उसको सैलरी भरनी है, कितनी उस सैलरी में फ्यूल एडजस्टमेंट में स्टाफ को मोटरसाइकिल के लिए पैसे देने। ठीक, अब शाहिद साहब आपने भी यकीनी तौर पर बात सुनी होगी जफर मोतीवाला साहब की, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे, राय रखेंगे? नहीं, देखिए जफर मोती साहब एक तजर्बेकार आदमी हैं, जी IBA से पढ़े हुए हैं और स्टॉक एक्सचेंज में उनका काम है, ये सही बात कर रहे हैं। मैं इस पर 2 बातें आपसे करना चाहता हूँ। डार साहब आज सुबह TV पर आए हैं, उन्होंने ये कहा कि रुपया जो है 160-170 पर आना चाहिए, आज कहा उन्होंने। और दूसरा कहा कि हुकूमत ने, ये बहुत सीनियर रहनुमा है, आपको भी पता, मुझे भी पता, और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जो पेट्रोलियम मसनूआत पर कीमतें बढ़ाई हैं, ये गलत फैसला है। मगर अब जो भी है, मैं तो अब 2 बातें सिर्फ करना चाहता हूँ। सही, एक बात तो ये करना चाहता हूँ कि हुकूमत को अब ये चाहिए कि बुलाए एक मीटिंग, जो है कौमी सलामती कमेटी, ठीक, और उसमें ये बात है कि IMF ने भी ये कहा है कि जी आपने 28 फरवरी को जो मुआहदा तोड़ा था,
उसकी वजह से तबाही बर्बादी आई। अगर वो मुआहदा नहीं तोड़ते इमरान खान साहब, तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि आपको एक किस्त मिल जाती $900 मिलियन की, सऊदी अरब से पैसा मिल जाता, इंटरनेशनल बॉन्ड से मिल जाता, तो डॉलर 180 पर होता, ये तबाही बर्बादी नहीं आती। ये जो आई है, तो इस पर कोई हिसाब कब होगा इन बातों का? उनसे ये पूछा जाए कि आपने तहरीर मुआहदा, एक सॉवरेन स्टेट है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, दुनिया की आबादी का 5वां बड़ा मुल्क, एक तहरीर करते हैं, मुआहदा करते हैं, किस्त लेते हैं, और आप कहते हैं कि मैंने तोड़ दिया मुआहदा क्योंकि अपोजिशन तहरीक चला रही है, तो हमें इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए, इसको कंडम करना चाहिए। ये बात IMF ने कह दी है कि तोड़ा था मुआहदा इन्होंने, तो आप सलामती कौंसिल की मीटिंग में ये बात आनी चाहिए, उनका बयान आना चाहिए, उस पर एहतसाब होना चाहिए ताकि आइंदा ये काम ना हो। नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने कहा कि अगर ये चोरी के जो असासे मुल्क के अंदर मौजूद है, मुल्क के अंदर से अगर ये आप 900 अरब डॉलर नहीं लेते, तो फिर आपको मैं बता रहा हूँ कि बजट में ये पहली किस्त से IMF ने कह दिया है, अभी बिजली के नर्ख बढ़ेंगे, अभी बजट में उनके मुतालबात बहुत सख्त हैं, तो अवाम फिर कहाँ जाएंगे, हमारी मईशत कहाँ जाएगी? तो मैं ये चाहता हूँ कि ये आज फैसला कर लें, या कौम को बताया जाए कि ये 900 अरब डॉलर चोरी के पैसों से आप क्यों नहीं लेना चाहते। इसलिए कि अगर आप इजाज़त दें, 2 जुमलों में मैं आपको बता दूँ, तो मुस्लिम ये जो आपका बैंक है, सॉरी मैं बैंक की बात करने लगा था, PMLN, उनके वो है मंशूर, उसमें क्या लिखा है, हमें इस बात का एहसास है कि जब तक हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, वफाक और सूबे पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। हमें इस बात का भी एहसास है कि जो ताकतवर तबके हैं, माफिया है, वो इसकी मुखालफत करेंगे, मगर हमें उनसे निपटना आता है और निपट के दिखाएंगे। ये उनका मंशूर वाशगाफ अल्फाज में, और इससे बेहतर अल्फाज नहीं हो सकते। यही पाकिस्तान की तो अगर ये कहा है तो इनसे निपट के दिखाएं, इनको गले न लगाएं। ये 900 अरब रुपए अगर ये ले लें और आवाम को 3 महीने के बाद दे दें, तो मैं आपको कहता हूं कि मईशत भी बेहतर होगी, आवाम को सपोर्ट भी मिल जाएगी, इनकी मिल जाएगी, और जून 2023 तक रहना चाह रहे हैं, ये ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। हमें जैसे हमारे पाकिस्तान के साथ, हमें पाकिस्तान की मईशत के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के साथ, इसकी हमें हर कीमत पर हिफाजत करनी है। ये सख्त फैसला ये नहीं होता पेट्रोल बढ़ा दें, सख्त फैसला ये होता है कि चोरों से पैसे निकलवाएं। हमारी डेफिनेशन चेंज होगी। अगर नबी साहब आप अभी लोगों को ये एजुकेट करें, सख्त फैसला ये नहीं, सख्त फैसला ये है कि इनसे पैसे लें, और ये अवाम जलसों में जाना छोड़ें, वहाँ 6-6 घंटे बैठते हैं। आप ये कह जी मेरे लिए आपने क्या किया, ये जो तहरीकें चल रही हैं इसमें अवाम को क्या मिलने वाला है, पाकिस्तान को क्या मिलने वाला है, ये क्यों नहीं? तो आप एजुकेट करें, आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारी जिम्मेदारी है, और हम इस हवाले से यकीन जानिए कोशिश भी करते हैं अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू। जफर साहब, शरह सूद में जो 1.5% इजाफा हुआ है, इससे महंगाई पर काबू पाया जा सकता है, आप समझते हैं? अभी हमारा करंट अकाउंट खसारा 136 अरब डॉलर से जायद का है। बिल्कुल नहीं पाया जा सकता, क्योंकि अभी हमारी इन्फ्लेशन जो है सप्लाई साइड की वजह से है, सप्लाई साइड ही कम है। भाई कोई ये बात नहीं करता कि ये मुल्क छोटा है और पॉपुलेशन बढ़ी है। पॉपुलेशन बढ़ गई है तो उसकी वजह से जो भी चीज है हमारे पास, खाने पीने की अशिया हैं, वो महंगी होती ही जा रही है। अब ये है कि क्राइसिस क्या होता है, हर 2 महीने बाद कोई ना कोई कमोडिटी में क्राइसिस होता है, कभी प्याज, कभी लीमू, कभी टमाटर, कभी गोश्त। तो ये क्राइसिस चलते रह रहे हैं, तो ये और भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो भी ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात, इनको बढ़ानी इसलिए पड़ी कि खुद जो ये बोरोइंग कर रहे हैं T-बिल्स के यील्ड में, वो इतनी महंगी हो गई थी, वो इतनी बोरोइंग इन्होंने महंगी लेनी शुरू कर दी है कि उससे पता चल रहा था कि ये बढ़ाएंगे ही। और ये बढ़ाने में कई लोग जो कह रहे थे कि 100 बेसिस पॉइंट, मैंने कहा सवाल नहीं, अगर 100 बेसिस पॉइंट हो तो ये इकोनॉमी एडजस्ट कर लेगी। फिर तमाम चैम्बरों ने, तमाम बिजनेसमैन ने इसको रिजेक्ट किया, लेकिन उनके रिजेक्ट से क्या होता है यहाँ पर? तो अब ये होगा कि ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है अपना 14.75, उसके बाद जो बैंकें कर्जा देती हैं वो कर्जे में अपनी सर्विस रखती हैं, तो हम जा रहे हैं 16-17 के लेवल पर। तो 16-17 के लेवल पर फीजेबल नहीं रहती कई इंडस्ट्री। फिर आप देखिए, एक बहुत छोटी सी खबर आई है कि जो कार फाइनेंसिंग थी उसमें 5 साल से उन्होंने 3 साल कर दिया है। ये 3 साल करने का मकसद ही ये है कि भाई अब कार फाइनेंसिंग भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा गाड़ियां लें। फिर हमने कार की जो इंपोर्ट बंद की है वो जरूरी थी, यहाँ तक कि अब तो कोई कस्टम्स में आ रहा है, प्लेन से आ रहा है, उसके बैग से भी चॉकलेट निकाल रहे हैं। वही हालत है जो पहले 70s में और होती थी
कि बाहर से आने वाले को वो कस्टम ऑफिसर ऐसा झपटा मारता था जैसे कोई समझ जाए कि किस टाइप का झपटा वो होता है। तो ये सब देखते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना सिर्फ इंटरेस्ट रेट के टूल पर बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक, चलो थैंक यू सो मच जफर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर शाहिद साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी बात की कि साबिक हुकूमत ने 2 करोड़ आवाम को जो है वो गुर्बत में डाला, जबकि खान साहब कहते हैं कि उन्होंने लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला। आई पर्सनली बिलीव कि हमें अब इस तरह की स्टेटमेंट से भी किसने किसको गुर्बत में डाला, कौन किसको गुर्बत से निकाल रहा है, आवाम चाहते हैं कि गुर्बत जो है उसका वो कम हो सिर्फ, और कौन क्या कर रहा है सिर्फ पाकिस्तान के मुफाद में हो, पाकिस्तान के लिए हक में हो, पाकिस्तान के लोगों के लिए हो। यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आपको प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और एक और अहम न्यूज़ आपके साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में शेयर करने जा रहे हैं। जनाब, खबर यह है कि कौमी असम्बली में वफाकी शरई अदालत की जानिब से सूद के खिलाफ दिए गए फैसले के खैर मकदम के लिए करारदाद मंजूर कर ली गई है और गुज़श्ता महीने वफाकी शरई अदालत ने सूद के खिलाफ तहरीरी फैसला जारी किया था और फैसले में वफाकी शरई अदालत ने हर किस्म का रबा, सूद और इंटरेस्ट गैर शरई करार दे दिया था। वफाकी शरई अदालत ने सूदी कवानीन में 31 दिसंबर 2022 तक तरामीम की हिदायत करते हुए मुल्क को 31 दिसंबर 2027 तक सूद से फ्री बनाने का हुक्म भी जारी किया है। इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है और MNA भी हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। कल कौमी असम्बली में वफाकी शरई अदालत के खिलाफ के फैसले को खैर मकदम की करारदाद मंजूर कर ली गई है, कितना अहम है ये सब बताइएगा हमारी ऑडियंस के लिए। देखें, बाहैसियत एक मुसलमान मुल्क, बाहैसियत हम एक मुसलमान, हमारे लिए ये इतना अहम है जी जितना कि पाकिस्तान बनने की अहमियत है, उसी अंदाज में ये भी एक अहमियत का हामिल फ़ैसला था, जिसमें वफाकी शरई अदालत ने सूद को हराम करार देकर रिबा को ख़त्म करने का हुक्म सादिर किया है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह ताला ने बया, ख़रीद व फ़रोख्त, उसको हलाल करार दिया है और रिबा को, सूद को हराम करार दिया है। और हमारे मुल्क में जब से पाकिस्तान बना है, यहाँ सूद को सिर्फ प्राइवेट मुआमला करार देकर इसको इग्नोर कर दिया गया। एक नया इस्तिलाह उन्होंने ईजाद कर लिया, इंटरेस्ट। जो बैंकों से सूद ली जाती है, जो पैसे जमा करके उस पर पैसे लिए जाते हैं, तो उसको इन्होंने इंटरेस्ट करार देकर उनको इन्होंने जायज़ करार दिया था। और सन 1997 में वफाकी शरई अदालत ही ने एक फ़ैसला दिया कि 2001 तक पाकिस्तान को सूदी निज़ाम से पाक किया जाए और यहाँ इस्लामी माशी निज़ाम कायम किया जाए। ठीक। उस वक़्त की हुकूमत, चूँकि मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की थी, नवाज शरीफ साहब उस वक़्त हुक्मरान थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया। उसके बाद जमात इस्लामी ने उसकी पैरवी की और उस मुकदमे को उन्होंने छोड़ा नहीं, उसके पीछे लग गए और तकरीबन 30-32 साल मेहनत के बाद फिर वफाकी शरई अदालत ने तफसीली फ़ैसला 14 नुकात पे उन्होंने सादिर कर दिया। और इस फ़ैसले को अगर हम अमली जामा पहनाते हैं तो पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। उसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि सूद की वजह से मुल्की माईशत को जो नुकसान पहुँचा है, हमारे इकानमी को जो नुकसान पहुँचा है, जिस अंदाज में हम तरक्की माकूस नीचे की तरफ तरक्की कर रहे हैं, आगे नहीं जा सकते, आगे कदम नहीं रख सकते, उसकी बुनियादी वजह सूदी कारोबार है। मसलन जब से डॉलर 105 से अब 202 तक आ गया, इस वक्त तक तकरीबन 45 खरब सूद हम पे चढ़ गया है, जो मालियाती इदारों से हमने कर्जे लिए हैं
और उस पर तकरीबन 45 अरब के करीब पैसे हम पर सूद चढ़ गया है। अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर 45 खरब रुपए और हम पर सूद चढ़े, अरब रुपए हम पर सूद चढ़ें, तो उस मुल्क का क्या हशर होगा, उस मुल्क को तरक्की के दहाने पे कैसे पहुंचाया जा सकता है, बल्कि वो तनज़ुल की तरफ ही जाएगा। तो इस वजह से ये एक तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मैदान जंग में पूरी कौम मौजूद है। पाकिस्तान बनने के बाद पूरी कौम जो है ये सूदी कारोबार में मुलव्वस होकर अल्लाह अल्लाह के कानून मौलाना साहब, मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि शरई अदालत ने केस का फैसला 19 साल के बाद सुनाया है, तो रबा और सूद से मुतालिक जो कवानीन शरीयत हैं उनमें क्या मुतसादिम है किसी किस्म का? क्योंकि 19 साल का इंतजार फिर क्यों करना पड़ा? नहीं, देखिए इंतजार तो इसी वजह से कि हुकूमतें नहीं चाहती। अब मेरा कौमी असम्बली में बिल है और 2019 का बिल है जी, और वो सूदी कारोबार के खिलाफ है, इम्तना रिबा उसको कहा जाता है, 2019 इम्तना रिबा बिल 2019। अब स्टैंडिंग कमेटी में कोई बात इनके पास नहीं है, सिर्फ एक बात ये करते हैं कि मुतबादिल नहीं है, जबकि मुतबादिल हम कह रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं। और कराची में जब स्टेट बैंक बिल्डिंग में इजलास हुआ तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी तशरीफ लाए थे, उनको हमने बुलाया था, हमने उस कमेटी में उसका नाम डाला था। तो उन्होंने इनको कहा कि आप अपने जहन से सिर्फ इस बात को निकाल लें, आप मान लें कि इंटरेस्ट भी सूद है, बल्कि सूद से ज़्यादा मुल्क के लिए ख़तरनाक है। अगर आपका जहन यकसू है तो हम रोड में आपको इस बिल के बारे में दे सकते हैं, इसको आप पास करें। हम स्टेप बाय स्टेप इसको, जिस तरह अभी वफाकी शरई अदालत ने 5 साल का टाइम इनको दिया है कि 31 दिसंबर 2022 से इस पर अमल दरामद होगा और 31 दिसंबर 2027 तक मुल्क को इस्लामी माशी निज़ाम की तरफ लेके जाएगा और 31 दिसंबर 2027 के बाद कोई सूदी कारोबार नहीं होगा। तो ये जिस तरह इन्होंने फैसला दिया है, यही रोड मैप मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मेरे बिल के बारे में कराची में एक इजलास में, स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में जो स्टेट बैंक में हुआ था, तो वहाँ उन्होंने इनको कहा था और वहाँ जो दलाइल हमने दिए उस दलाइल की रोशनी में फिर स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं उसने एक सब कमेटी बना दी और उस सब कमेटी का सरबराह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को बता दिया और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब उस वक़्त वहाँ मौजूद थे। और जब हम वापस आए अभी तक उस स्टैंडिंग कमेटी के सब कमेटी का नोटिफिकेशन भी इन्होंने जारी नहीं किया। उसका इजलास उस वक़्त होगा जब आप नोटिफिकेशन जारी करेंगे, नोटिफाई उस अभी तक किया ही नहीं है। तो इसी वजह से ये बिल जो है कौमी असम्बली में अब भी स्टैंडिंग कमेटी में ये बिल पड़ा हुआ है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और आप हमें सारे मामले से मुतल्लिक अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे। 2027 तक का जनाब वक्त दिया कि और बेशक मुल्क को सूद से पाक करने के लिए, इसे जान छुड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत और कोशिश भी दरकार है। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहते हैं और आपकी सेहत के हवाले से खासकर ये सेगमेंट डिज़ाइन किया है जिसमें एक्सपर्ट डॉक्टर हमारे साथ मौजूद होंगे। और दिल की बीमारी बढ़ जाना हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में, जहाँ पर हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो कुछ इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हम अक्सर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार रहते हैं, जिसमें से एक बीमारी है दिल की बीमारी। और खुदा न खास्ता अगर किसी को दिल का मर्ज मुब्तला हो जाए तो उसका इलाज या उसका ऑपरेशन इंसान सोच कर ही थोड़ा सा हिल जाता है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तो जनाब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तानी एक ऐसे डॉक्टर से जिन्होंने शोबा तिब में तारीख रकम की है। कैसे की है ये मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं इनका तारुफ करवाती चलती हूँ। डॉक्टर अकील हमारे साथ मौजूद है, कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जन है, हेड ऑफ कार्डियोलॉजी शेख साइद भी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, अपने नाजरीन को बताना चाह रही हूं कि किस तरीके से सीना खोले बगैर दिल का ऑपरेशन अब कामयाब मुमकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल की दुनिया में जो दिल का बाईपास ऑपरेशन में उसमें बहुत ज़्यादा जिद्दत आ चुकी है और अब दिल का हर तरह का जो ऑपरेशन है वो सीने की सामने वाली हड्डी को काटे बगैर वो मुमकिन है।
पिछले 3 दिन हमने 24, 25 और 26 को हमने एक वर्कशॉप करवाई है शेख ज़ायद में, जहाँ पे हमने 4 मरीजों का ऑपरेशन किया है सीने की हड्डी को काटे बगैर। साइड से छाती से हमने एक छोटा सा सुराख किया है 2 से 3 सेंटीमीटर का, जहाँ से हमने बाईपास ऑपरेशन भी किया है। दिल का एक वाल भी तब्दील किया है, दिल का एक वाल हमने तब्दील किया है और एक को रिपेयर किया है, और एक मरीज के हमने दिल के 2 वाल को तब्दील किया है उसी छोटे से कट के जरिए से। ये सब कुछ मुमकिन है और ये इंतहाई मुफीद तरीकाकार है। अमेजिंग। मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी खबर है कि हमारे मुल्क में और हमारे डॉक्टर्स इतनी जदीद टेक्निक्स लेकर आ रहे हैं और उससे ऑपरेशन या इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताएगा, ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहली मरतबा ये ऑपरेट किया गया है और ये माशाल्लाह कामयाब रहा? नहीं, इससे पहले भी लोग इसको ऑपरेशन तो ये काफ़ी पुराना लोग कर रहे थे, लेकिन इतना लार्ज स्केल पे नहीं कर रहे थे, इतने स्किल्ड लोग नहीं थे। ये जो तरीकाकार इलाज का है, ये एक दो प्राइवेट सेंटर है, वहाँ पे भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हमारे म्यू हॉस्पिटल में ये तरीका ऑपरेशन भी पहले कामयाबी से किया गया था। अच्छा। लेकिन वो फिर कंटिन्यू नहीं रह सका। अच्छा। तो हमने ये जो प्रोग्राम किया है, हमने अपने स्पेशली ट्रेन कार्डियक सर्जन अमेरिका से बुलवाया है, जिनके साथ मैं पहले भी 1 महीने की ट्रेनिंग कर चुका हूँ। तो उनके साथ मिल के पहले कुछ ऑपरेशन उन्होंने किए हैं, फिर उसके बाद मैंने खुद ऑपरेशन ये किए हैं, और हम ये इरादा लिए हुए हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम को हम शेख ज़ायद में डेवलप करेंगे और लोगों को मुस्तफीद करेंगे। डॉक्टर साहब, किसी किस्म का खदशा, खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई खतरा हो सकता है ड्यूरिंग ऑपरेशन, क्योंकि जदीद तर्ज का ऑपरेट किया जा रहा है? नहीं, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होता है। सारे सेफ्टी मेजर्स लेके किए जाते हैं, और इस ऑपरेशन की सबसे ज़्यादा ब्यूटी या खूबसूरती यह है कि इसमें या तो खून की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ती लगाने की, और अगर पड़ती भी है तो इंतहाई कम ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, अगर कोई शख्स पहले से ही ऑपरेट करवा चुका है, किसी का एक वॉल बंद है या अक्सर जो है एंजियोप्लास्टी हुई होती है, तो क्या ऐसे मरीजों के साथ भी इसी तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है या उनके लिए ज़्यादा केयर कंसर्न की ज़रूरत होती है? देखिए, जिन लोगों का पहले ऑपरेशन हो चुका होता है, अगर तो उनका प्योरली सिर्फ दिल का पहले ऑपरेशन हुआ है, कुछ छाती का ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो इस तरीकेकार से उनका दोबारा ऑपरेशन इंतहाई सेफली किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, पेशेंट्स को कन्विंस करना जदीद तर्ज के मुताबिक ऑपरेट करने में कभी किसी किस्म की कोई मुश्किल आई हो, कोई काउंसलिंग करनी पड़ी हो, या फिर इजीली पेशेंट्स जो हैं वो यूजुअली डॉक्टर्स की बात मान लेते हैं? कुछ लोग डिबेट भी करते हैं उसके ऊपर। देखिए, आप खुद भी माशाल्लाह जानती हैं कि जो ओपन हार्ट सर्जरी उससे ज़्यादा लोग खौफजदा होते हैं, और जब कभी भी उनको बात की जाती है कि ये आपकी ओपन हार्ट सर्जरी होनी है या बाईपास होना है, तो लोग हमेशा रिलक्टेंट होते हैं एग्री करने के लिए। लेकिन जब हमको डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि अब जो आने वाला वक्त है, अब इसी तर्ज के मुताबिक हार्ट सर्जरी हुआ करेगी? इंशाअल्लाह ताला जो आने वाला वक्त है, स्पेशली जो आपके वेल्व सर्जरी है, उसमें मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में मेजॉरिटी जो केसेस हैं वो इसी तरीकाकार से हुआ करेंगे, क्योंकि इस तरीकाकार के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि इसमें खून की इंतहाई कम ज़रूरत पड़ती है, छोटा सा कट होता है, ऑपरेशन के तीसरे दिन मरीज घर चला जाता है, बड़ा काम करना शुरू कर देता है। डॉक्टर साहब, वैसे क्या वजह है कि पाकिस्तान में दिल के मरीज जो अफराद हैं या जो दिल के अमराज हैं उसमें इस कदर इजाफा मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, उसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं। जैसे आए रोज़ हमारी एक तो इंतहाई बिजी लाइफ है, फिर खाने पीने की हम ख्याल नहीं रखते हैं कि इंतहाई मुर्गा ग़िज़ाएं खाते हैं, बाज़ार के खाने ज़्यादा खाते हैं, ये सबसे बड़ी वजह है। फिर ये वजह है कि जी हम हेल्दी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बिजी शेड्यूल होता है और टेंशन वाली लाइफ गुजारते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो बीमारियों में इजाफे का मूजब बन रही हैं। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह मैं ये समझता हूँ वो है कि हमारे मुल्क में स्क्रीनिंग नहीं होती है इनिशियली, कि लोगों को इनिशियल स्टेप्स पे उनको एजुकेट किया जाए अपनी बीमारी के मुतालिक, ताकि उनको अवेयरनेस हो, टाइम टू टाइम वो चेकअप करवाते रहें और वो इस तरह की बीमारी में मुब्तला ना हो। अगर लोगों को टाइमली एजुकेट किया जाए तो वो इन बीमारियों से में मुब्तला होने से अपने आप को महफूज रख सकते हैं।
डॉक्टर साहब, किस तरह का लाइफस्टाइल आप समझते हैं अपनाना चाहिए कि हम इस बड़े मर्ज से बच सकें, दिल की अमराज कम से कम हो हमारे माशरे में, हम इतने अवेयर्ड हों, हमें पता हो टेस्ट कब करवाने हैं, ग़िज़ा का ख्याल कैसे रखना है, वर्जिश कितनी करनी है? मैं चाहूँगी इस हवाले से भी आप ज़रा हमारे देखने वालों को एजुकेट कीजिए। देखिए, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि एक अपनी आप हैबिट बना लें कि आपने अपने 24 घंटे में से आधे घंटे से 1 घंटा अपनी लाइफ के लिए निकालना है। वो जरूरी नहीं है कि आप हैवी एक्सरसाइज करें, बेशक आप मामूली वॉक कर लें, जॉगिंग कर लें, घर में कुछ छोटा मोटा ट्रेडमिल रख लें, लेकिन वो 1 घंटा बेशक कमरे में वैसे एक्सरसाइज कर लें, लेकिन आधे घंटे से 1 घंटे का वक्त आप अपने लिए ज़रूर निकालें। दूसरी ये बात है कि इंतहाई सादा ग़िज़ा खाएँ, कोशिश करें कि घर की ग़िज़ाएँ खाएँ, बाहर की चटपटी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम से कम करें। तीसरी बात यह है कि वो लोग जो प्रोन है शुगर को है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ब्लड प्रेशर की है, तो उनके लिए बेस्ट यह है कि वो टाइमली अपनी शुगर का, ब्लड प्रेशर का चेकअप रखें। और जब कभी भी उनको खतरात लाक होते हैं कि हमारा शुगर लेवल बढ़ रहा है, जब ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ रहा है, तो उसको उसी स्टेज पे चेक रखें। कोशिश करें कि ग़िज़ा से उसको कंट्रोल करें। ग़िज़ा से कंट्रोल नहीं होता है तो मामूली अद्वियात लेके उसको कंट्रोल रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर अकील, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और जदीद तर्ज का जो ऑपरेट हार्ट पेशेंट्स के लिए किया जा रहा है, हार्ट सर्जरी की जा रही है, आने वाले वक्त में इसी जदीद तर्ज को आगे अपनाया जाएगा। यहाँ पर मैं आपकी सेहत के वाले से एक और बात भी कहना चाहूँगी। एक और मसला मसाइल जो कि हमारी सेहत के साथ जुड़ा हुआ है, बड़ा कॉमन है और इतना कॉमन है कि हम उस पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं, और वो ये है कि आपके दांतों से या फिर मसूड़ों से खून आना। और ट्रस्ट मी कि हमारे यहाँ 21% लोग ऐसे हैं जो कि इस मर्ज में मुब्तला हैं, और 38% लोग वो हैं जिनके मसूड़ों से खून आने की शिकायत होती है, लेकिन यूजली लोग नहीं जाते, इतना कंसर्न शो नहीं करते, जिसकी वजह से दांतों से खून आना या फिर मसूड़ों से खून आना जो है वो बढ़ता चला जाता है। और इससे हमारी बदबूदार सांस भी हो सकती है, ब्रीथिंग इशू हो सकते हैं, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, लोग आपके पास से चले जाते हैं उठकर। तो ऐसे में सही टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मसले का हल जनाब ये है कि पैराडोंटेक्स जो है वो आपके मसूड़ों को सेहतमंद रखता है, और दिन में 2 मरतबा आपने इसको इस्तेमाल करना है। नरम ब्रश के साथ आपने इस्तेमाल करना है, और आप आहिस्ता आहिस्ता महसूस करेंगे कि ये इस्तेमाल करने से पैराडोंटेक्स आपके दांत और आपके जो मसूड़ों की सेहत है वो कितनी मजबूत और कितनी बेहतर हुई है। और जनाब, इसके साथ ही हम प्रोग्राम में लेंगे अब एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, और एक और अहम खबर और उसके ऊपर तज्जिया आपके सामने रखेंगे। खबर यह है कि कौमी असम्बली ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग से मुतालिक साबिक हुकूमत की तरमीम को ख़त्म करने का बिल मंजूर कर लिया है। और बिल की मंजूरी के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग से मुतालिक साबिक हुकूमत की तरमीम ख़त्म हो गई हैं। ये भी आपको बताएं कि ये बिल वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बास ने पेश किया था, और इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कबर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर। बहुत शुक्रिया कबर साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। कैसे देखते हैं आप इन तरामीम को ख़त्म होने पर? देखिए, ये वाकया आपने सही फरमाया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक बेहतरीन शफाफियत के लिए एक अच्छा सिस्टम था, अच्छा प्रोजेक्ट था, और दुनिया के ममालिक में इसको बड़ी कामयाबी के साथ ये चल रहा है। और इंडिया में तो तकरीबन 20 साल से ये सिस्टम जो है वो नाफिज है, लागू है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इतना पेचीदा मसला था कि हमारी साबिका हुकूमत ने इसको मिस हैंडल किया। उस टाइम इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को दौड़ करने की बजाय इलेक्शन कमीशन पर आदम एतमाद कर दिया, और उनको इतना शदीद आदम एतमाद किया कि मैं कौन से खिताब किया, ये को निकाल दिया जाए, ये नवाज शरीफ प्रेसिडेंट है, ग्रेजुएट है। तो वो इस पर कम से कम 1.5 साल ज़ाया हो गया, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है उस पर काम नहीं कर सकता। लेकिन इन हालात के बावजूद भी जो इलेक्शन कमीशन ने, मुझे पता है तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा कि हम इस सिस्टम को लेकर चलते हैं,
तो हमारे ये कोई 18-20 जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर का प्रॉब्लम है, मशीनें कहाँ रखी जाएंगी, मशीनें कैसे खरीदेंगे। तो तकरीबन 8 या 9 लाख मशीनें खरीदी थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और इसके बाद उनका स्टोरेज करना था, एयर कंडीशन बिल्डिंग चाहिए, डिवीजन सतह पर, ज़िलाई सतह पर, सूबाई सतह पर तमाम स्टोरेज करना होता है, तमाम पोलिंग स्टेशन पहुँचाना होता है। तो 1 लाख पोलिंग स्टेशन बनेंगे तो तकरीबन 4 या 5 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और उनकी ट्रेनिंग करनी है, स्टाफ की ट्रेनिंग करनी है। 1 लाख स्टाफ जो है वो उसको ट्रेन करने का तरीक़ेकार सब कुछ बताया, लेकिन वो सारा सियासत की नज़र हो गया, आपस में आत्म एतमाद की नज़र हो गया, इसके बड़ा बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन अब चूंकि हालात ख़त्म हो गए, अब नई गवर्नमेंट आ गई, और इस सबसे बड़ी अहम बात है, अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है तो जो उसमें अपोजिशन में थी, तो उन्होंने भी इस सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया था। जनाब क्यों इमरान खान साहब इस अंदाज से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मार्केटिंग कर रहे थे कि जनाब उस पर शक व शुबा पैदा हो गया अपोजिशन को, इसके जरिए धांधली करवाएंगे, इसमें जो वो तो चिस्त तब्दील कर लेंगे, सॉफ्टवेयर तब्दील कर लेंगे, हालांकि कुछ भी नहीं होना था, ये सारी बातें हवाई थी। लेकिन इस अंदाज से उन्होंने मार्केटिंग की कि हमारे बाकी अपोजिशन जो थे रहनुमा, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये जो कि मौजूदा गवर्नमेंट आ गई, अब ये अपोजिशन नहीं रही, अब गवर्नमेंट आ गई, तो उन्होंने कानून साजी कर ली, हमें ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें चाहिए। और दूसरी बात रह गया, हाँ एक और बड़ी अहम बात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में प्राइम मिनिस्टर साहब के साबिक मैंने बार बार उनको खत लिखे कि जनाब इंडिया में ये 24 साल से ये सिस्टम 24 साल के बाद नाफिज हुआ है। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप किया 1984 से लेकर 2004 तक, तो हम भी इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं, पायलट प्रोजेक्ट करते हैं, जहाँ ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ इसको इस्तेमाल को करके देखते हैं। कमर साहब, जो ओवरसीज के वोट के मुतालिक आपका ख्याल है कि उनको वोट का हक दिया जाना चाहिए या फिर उनके लिए सीटें कम से कम मखसूस हों? नहीं जी, हमारे पाकिस्तानी हैं, बड़े वतन पाकिस्तानी हैं, हम उनकी बड़ी कदर करते हैं, लेकिन मसला ये हो गया वो मिस हैंडल हो गया। वो मिस हैंडल इसलिए हो गया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो इंटरनेट होना था, इंटरनेट बेल्टिंग यानी इंटरनेट वोटिंग, उसके लिए जो हुकूमत पाकिस्तान की मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी ने बाहर से जो स्पेशलिस्ट मंगवाए कि इसके पर जायजा लें, तो उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की हुकूमत पाकिस्तान को, उन्होंने कहा इसके अंदर राजदारी नहीं है, सिक्रेसी नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसका जो सिस्टम है इंटरनेट का हैक हो जाएगा, सारा सिस्टम बैठ जाएगा। तो वो उन्होंने खुद रिपोर्ट दी हुकूमत पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को रिपोर्ट दी उन्होंने, वो उस पर गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 4 करोड़ उनको अदा किए कंसल्टेंसी फीस। वो भी जाहिर है हुकूमत के अपने पास रिपोर्ट थी के बीच में, तो उन्होंने कहा कि सिस्टम ही नाकाम है। और दुनिया के किसी मुल्क में भी ओवरसीज पाकिस्तान और चीजों को कोई वोट का हक नहीं दिया गया। इंडिया में तकरीबन 90 करोड़ वोटर्स हैं, इंडिया के असली लोग हैं हकीकी, और बाहर के मुल्कों में भी उनको 2.5-3 करोड़ वोटर्स हैं। तो उन्होंने कहा भी नहीं, जिसने वोट कास्ट करना है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट कास्ट करके चला जाए, हमारा आपसे क्या लेन देन है। बाकी अगर आप पैसे आपने भेजते अपने बाप बहन को भेजते, हमारे उसमें हुकूमत का फायदा पहुंच जाता है। तो ये चीजें ऐसी हैं, इसको भी इमरान खान ने इतना सियासी बना दिया कि सियासी जमातें घबरा गई कि शायद जो बाहर का जो वोटर्स है पाकिस्तानी, वो सारे इमरान खान को देगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, वो पार्टी के मुस्लिम मेंबर है, हर साल से किसी को वोट दे, लेकिन इतनी मार्केटिंग की वो सारा कंट्रोवर्सी बना दिया। लेकिन बहरहाल इसका एक तरीकाकार हमने जो तजवीज़ किया था वो ये था, जब मैं फेडरल सेक्रेटरी था, कि इसको ओवरसीज पाकिस्तानी को आप बैलेटिंग इस तरह से करते हैं कि वो पोस्टल बैलेट के जरिए वो कास्ट करते हैं, और हमारी वैसे में जाए पोस्टल में दें, वो उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर को पोस्टल बैलेट पहुंच जाएगा, थोड़ा वोट कास्ट कर रहे हैं घर बैठे, खर्चा भी कोई नहीं आएगा। लेकिन इंटरनेट बैंकिंग के जरिए तो तमाम तजावीज़ जो थी हमारी साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया था। तो बहरहाल हमें पाकिस्तानी के साथ बड़ी मोहब्बत है, और वो हमारे अकीदतमंद दोस्त हैं, पाकिस्तानी हैं, और वो लेकिन बहरहाल सिस्टम जो है ये भी खत्म हो गया। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों को अगर पाकिस्तान में वोट कास्ट करने को आ जाए, अब एक और जो है सिलसिला चल रहा है इनको ऑर्गेनाइज करने का, ये जी कौमी असम्बली के लिए इनके लिए नशिस्तें मखसूस कर दी जाएँ, जिस तरह हमारी ख्वातीन के लिए मखसूस नशिस्तें हैं, उस पर भी बड़ी कानून साजी करनी पड़ेगी। इस पर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि वो बाहर से आएंगे, वो एक सही मैनू में तो एक इलेक्ट होके ही आएंगे ना। आप आपने कितना इस हाल को, इस कौमी असम्बली हाल में 60 नशिस्तें ख्वातीन की हैं, वो बहुत गैर कानूनी है, गैर आईनी है, वो इलेक्टेड नहीं है, वो सिलेक्टेड हैं, उन्होंने वोट तो दिया नहीं, वो पार्टी प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर आ जाती है। खानदानी ख्वातीन जो होती हैं
किसी के रिश्तेदार हैं, किसी के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, वो सारी जितनी भी है उन्होंने उसमें उन्होंने लिस्ट लेके आ जाते हैं। क्या खिदमत सर इंजाम की इन्होंने। ये 60 सीटें खातिन की अनइलेक्टेड है, उसके बाद सिलेक्टेड है, और हमारा सारा कॉन्स्टिट्यूशन को भी इन्होंने क्या खिदमत की है इन्होंने। पर ये भी गलत तरीका। अब उससे हमें ओवरसीज पाकिस्तानी को भी हम 10 या 15 सीटें दे दें। 60 तो पहले है, 10 मिनॉरिटी हैं। कंवर साहब ठीक है, आपकी बात बता। मैं आपसे जो जानना चाह रही हूँ अगली बात में, क्योंकि वक्त की किल्लत है, वक्त की कमी है, क्या इलेक्शन कमीशन के पास ईवीएम का तजुर्बा करने का वक्त नहीं था, और या फिर अखराजात का मसला था? इलेक्शन कमीशन ने वाजे किया था कि ईवीएम मशीन से इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं था। क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इलेक्शन में पाकिस्तान ने कहा, उन्होंने ये भी कहा नहीं, एक इलेक्शन में पाकिस्तान ने अपनी उन्होंने पेशकश कबूल कर ली थी कि हम जो लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन हो रहे हैं, खासतौर पर इस्लामाबाद के, वो हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर करवा देते हैं, आप हमें मशीनें खरीद कर दे दें। वो साइंस टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीद कर नहीं दी, तो वो भी बीच में रह गया। कहीं ना कहीं इसको सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए था, ताकि इसकी खामियां दूर हो जाती। और पायलट प्रोजेक्ट भी नहीं चल सका, तो सियासत का शिकार हो गया, अदम एतमाद का शिकार हो गया, और आखिरी दिनों में तो सिर्फ सियासत का शिकार हो गया, अदम एतमाद का शिकार हो गया, या अखराजात का भी कोई मसला रहा? क्योंकि राजा रियाज साहब भी कहते कि अखराजात की बात की गई और कहा गया कि इंटरनेट भी नहीं है, बहुत सारी जगहों पर वसाइल का भी जिक्र किया गया। जी दुरुस्त कहा उन्होंने। इसका असल आप हैरान होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर 2.5 खरब रुपया खर्च होता है। अच्छा, 2.5 खरब, यानी अब अरब के ऊपर खरब होता है, तो 2.5 खरब रुपया खर्च होता है, वो भी इलेक्शन। बिल्कुल, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तो ये एक बहुत ही बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम। अच्छा, ये इसके बावजूद भी अगर आप इलेक्शन को तस्लीम ना करें, हारने वाली जमात, तो सारा सिस्टम ही सबताज हो गया। तो अब ये इसलिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा कि जो पुराना सिस्टम है इसको अपडेट कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन को आज ज्यादा इख्तियार दे दें, उनको खुद मुख्तारी ज्यादा दे दें। आप हैरान होंगे कि मैं बड़े अदब से कहूँगा, कोई माइंड ना कर जाए, लेकिन रात ने हामिद मीर के प्रोग्राम में कह भी दिया। तो मैंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को हमारे मौजूदा निज़ाम अदल से निकाला जाए। हमारा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है मौजूदा निज़ाम अदल का यरमगाल बना हुआ है। जो भी फैसले वो करता है इंतजामी या किसी की धांधली गड़बड़ या ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी पर सजा देता है, तो हमारे निज़ाम अदल के जरिए वो रिहा हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं, और इलेक्शन कमीशन के फैसले को कारदम करार दे दी जाती है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन कोई नहीं है। इंडिया में ये कानून है, हमें बार बार कहा कि आप इंडिया में जब इलेक्शन शुरू हो जाता है तो इंडिया की कोई अदालत कोई केस नहीं देती, वो कहती है इलेक्शन होने दें, इसके बाद आप। तो हमारा ये सिस्टम जो चला आ रहा है वो यही है कि सबसे बड़ी अहम बात ये कि सिस्टम को नाकाम करने में जो कार है वही चल रहा है कि हमारा सिस्टम ठीक नहीं जा रहा है, हमारा निज़ाम अदल ठीक करे और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इख्तियार दीजिए। ठीक है। अच्छा सर, लेकिन जो ईवीएम का तरीकाकार है वो उसके ऊपर जमातें जो हैं वो यही राय रखती हैं ना कि एक बड़ा शफाफ तरीकाकार है इंतखाबात का, तो अब तो बहरहाल ये बात मतलब दूर के ढोल सुहाने वाली बात हो गई अब तो। नहीं, मैं रात बहुत बड़ा अहम बात मैंने की कि जनाब इधर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फैसले करता है, उधर हमारी अदलिया उस फैसले को फार्दर करार दे देती। तो बताएं इलेक्शन कमीशन कहाँ खड़ा है? ज़ाब्ता इखलाक पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कई वज़रा को खैबर पख्तूनख्वा के कई वज़रा को नहर करार दी है। 24 घंटे हमारी अदलिया ने उनको बरी कर दिया और सरदनश की इलेक्शन कमीशन को कि आप कौन होते हैं सजा देने वाले। भाई हमारे पास कानून में इजाजत दी हुई है, ज़ाब्ता इखलाक के तहत सजा दे सकते हैं, नहीं कहते आपको कोई आपके पास इख्तियार नहीं। जी, बहुत शुक्रिया कंवर साहब, आपने वक्त निकाला और आप हमें सारे तरीक़ेकार से मुतल्लिक बात करें, सजेशंस के हवाले से भी आपने बात की। अब जनाब एक और मुल्की सूरत हाल का जिक्र करेंगे जो कि इस वक्त बनी हुई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना लॉन्ग मार्च लेकर, आपको मालूम है कि 25 मई को शहर इक़्तिदार पहुँचे और उनके कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वहाँ पर पहुँचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लोगों का और खान साहब का ये कहना था कि तकरीबन 20 लाख लोग आएंगे जलसे के लिए और बड़ी तादाद में लोग आएंगे और पूरा पाकिस्तान देखेगा कि कितने लोग पीटीआई के साथ हैं, लेकिन अफसोस कि ऐसा ना हो सका। इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पॉलिटिशियन फयाजुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अचानक ये जो मार्च का फैसला किया गया ये क्यों मनसूख हो गया? खान साहब 6 दिन की मोहलत लेकर या देकर चले गए, क्या ये बात पार्टी के लोगों को मालूम थी कि यही लाहा अमल होगा, ऐसे ही होने वाला है, या सब कुछ सडन हुआ?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ग्रामेटिकली आपने सवाल गलत पूछा है कि मार्च का फैसला क्यों कैंसिल कर दिया। नहीं, मार्च किया लेकिन धरने का फैसला क्यों कैंसिल किया। दूसरी चीज, आपने इंटरव्यू में अपनी कहा कि जनाब 20 लाख बंदों का कहा, लेकिन वो 20 लाख बंदे पूरे नहीं हो सके। लेकिन साथ आपने डिटेल नहीं बताई कि जनाब आपने पूरा पाकिस्तान हुकूमत ने सील कर दिया, सारी सड़कें सील कर दी, मोटरवे सील कर दी, आपके जनाब जीटी रोड सील कर दी, तमाम शहर कस्बे छोटे बड़े तमाम सील कर दिए, तमाम दरियाओं के पुल सील कर दिए। उसके अलावा हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 25,000 से ज्यादा शेलिंग जना वो सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद के अंदर की गई, और पिंडी इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर जना वहां पे चिड़िया पर नहीं मार सकती थी, सील कर दिया। उसके बावजूद लाखों लोग पूरे पाकिस्तान से निकले और हजारों की तादाद में जनाब इस्लामाबाद के अंदर थे। ये है प्रॉपर आपका इंट्रो जो आपको देना चाहिए था। दूसरी तरफ मैं कंपैरिजन दे देता हूँ आपको। कंपैरिजन ये है 2007 के अंदर सुल्तान फखरुद्दीन जो बाहर बैठे ना नवाज शरीफ साहब, ये 2007 में बगैर किसी डील शील के परवेज मुशर्रफ के दौर में इन्होंने वापसी का ऐलान किया। बड़ा टेम्पो बनाया गया, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ नफरत उस वक्त अरूज पे थी, अरूज पे आखिरी उसके 5, 6, 7, 8 महीने थे। लेकिन जनाब जब परवेज मुशर्रफ ने जितना कल फिस्तायत इन्होंने की, मैं कहता हूं उसकी 1/3 भी जो है ना किसी किस्म का जुल्म जबर इस्तेबदाद और फिस्तायत और हिटलरिज्म और नाजीइज्म उस 2007 में नहीं था, 1/3 भी नहीं था। लेकिन जनाब एक बंदा भी, ना कोई मर्कजी लीडर ना कोई सूबाई लीडर रावलपिंडी इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे एक बंदा नहीं आ सका, एक बंदा। ठीक है मैं बिल्कुल आपकी बात को, और मैं उमर साहब आपसे भी दरखास्त करूंगी अगर खातून और पुलिस अफसर वाली भी वीडियो होगी तो प्लीज प्रोग्राम के जाने से पहले एक मरतबा फिर से चलवाना चाहूंगी। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, चौहान साहब आपने बिल्कुल कहा कि हुकूमत ने हर्डल्स क्रिएट की, लेकिन KPK से भी लोगों के आने की बड़ी तवक्को जाहिर की जा रही थी। वहां पर तो कोई खास हर्डल नहीं थी, वहां पर कोई खास रुकावट नहीं थी। आप समझते हैं कि वहां से भी उतनी तादाद में लोग आ सके? भैया आप ना बड़े इस वक्त ठंडे ठंडे कमरे में, एसी वाले कमरे में बैठ के सारे तजवीज़ और सवालों जवाब कर रहे हो। जरा आप उस दिन जरा देखते कि पेशावर से और पूरे KPK से जहां जहां पंजाब की तरफ इंटरेस्ट है उधर ब्लॉकेज क्या थी, उधर किस अंदाज से ब्लॉक किया हुआ था। अगर आप देख लेती ना तो फिर आप ये सवाल थोड़ा सा और इत्मीनान के साथ जो है ना पूछती। मैंने जो आपके सामने तजिया रखा ना कि नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था तो एक बंदा नहीं आ सका, लेकिन उससे 3 गुना ज्यादा पाबंदियों के बावजूद, आपकी हर किस्म के जुल्म और जबर के बावजूद हजारों की तादाद में लोग इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे और 24 घंटे मौजूद, पूरी रात जागते रहे। जनाब ये होता है जज्बा, ये होता है जुनून, ये होता है मुल्क की खातिर जनाब भागदौड़ करने का एक इरादा। तो जनाब बेगम रहे, 6 दिन बाद दोबारा यहाँ पर हम। चौहान साहब मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, क्या प्लान यही था कि 6 दिन का वक्त होगा उसके बाद खान साहब चले जाएंगे यहाँ वहां पर, पहले की क्या प्लानिंग थी? या फिर जब लोग इतना जमे गफीर इकट्ठा नहीं हो पाए, ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से पुलिस की तरफ से हर्डल्स थी, या उसको देखते हुए उसके पेशे नजर वापसी हो गई? नहीं, होता ये है जो लीडर होता है ना वो झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना के मजाक और उसके एन मुताबिक अपने डिसीजन करता है। तो ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है खान साहब की। 6 दिन के लिए अंडर प्रेशर इनको ले आए हैं, 6 दिन के अंदर इन्होंने कोई फैसला कर लिया इंसानों की तरह का। देखो ना जल्दी जल्दी इन्होंने कल 3 कानून तो पास करवा लिए ना अपने माथे पे कलंक का टिक्का। चौहान साहब आपने लीडरशिप की भी बात की, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ, एक छोटा सा क्लिप है, मैं चाहूंगी आप जरा थोड़ी सी तवज्जो से सुनिएगा, उसके बाद इस पर बात करते हैं। जी वीडियो लगाइएगा। कुछ समझ में नहीं आई तो मैं, चूंकि शोर भी है उस वीडियो में बहुत ज्यादा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि खान साहब जब जलसा गाज से खिताब कर रहे हैं तो उसमें कासिम सूरी साहब मौजूद हैं, गालिबन बाएं जानिब, और वो खान साहब को कह रहे हैं कि थोड़ा सा इस्लामी टच भी जरा दे दें। और फिर खान साहब ने अपनी गुफ्तगू का थोड़ा सा तर्ज मोड़ा और आशिक रसूल हैं और वो बात की, बड़ी प्यारी बातें की। लेकिन आप इस पर अभी लीडरशिप की कमेंट आप बात कर रहे थे, लीडर ऐसे होते हैं कि कासिम सूरी साहब पीछे से गाइड कर रहे हैं? नबिया 1 मिनट रुक जाओ, इसमें कौन सी कबाहत है, इसमें कौन सी जनाब आप समझते हैं कि कोई नेगेटिविटी है? कोई इसमें क्या है? एक मुसलमान की हैसियत में हमारा फर्ज बनता है मैं अपनी कोई गुफ्तगू भी करूं। चौहान साहब मजहब कार्ड खेलना कोई कबाहत नहीं आपको लगती है? आवाम की सेंटिमेंट्स होते हैं ना उसके साथ अटैच नहीं है कि आपने मैसेज जनरल प्रोग्राम करना, जल्दी से सवाल पूछा, जवाब सुनो आप। जी जवाब बार बार टोको ना, जवाब सुनो आप। एक मुसलमान की हैसियत से हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी हर गुफ्तगू के अंदर अल्लाह उसके रसूल का तज़किरा करें, अपने दीनी इक़दार का तज़किरा करें, अपने दीनी जो हमारी एथिक्स है उनका तज़किरा करें। इसमें कौन सी बात होगी जिसको आपने पकड़ लिया? कोई चीज नहीं है। बिल्कुल हर मुसलमान का फर्ज बनता है कि गुफ्तगू करे तो वो बताए। ये मजहब कार्ड नहीं है, मजहब कार्ड होता है कि आप जनाब आप मस्जिद नबवी के अंदर आप गए,
वहां पे आपके नून लीग के अपने बंदों ने सारा कुछ क्राइसिस करवाया, बाद में आप अपने मुखालिफ के ऊपर जो है इसको थोपते हैं। मजहब कार्ड ये होता है कि आप क्रिश्चियंस को और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए सियालकोट के अंदर ये ड्रामेबाजी करें। सर ये जुमला आपको ठीक लगता है? कासिम सूरी साहब कह रहे हैं कि मजहब टच होना चाहिए, जब लीडर बात करता है तो वो दिल से बात करता है, वो दिल में उतरती है। होना चाहिए। फयाज चौहान ये कहता है मजहब टच हर वक्त होना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल का नाम हर वक्त लो, अपनी हर गुफ्तगू के अंदर लो, अपने हर एक्ट के अंदर लो, हर चीज के अंदर से अल्लाह उसके रसूल का और अपने दीन इस्लाम की चीज जरा उसको निकालो। लोगों को बताओ कि ये काम कर रहा हूँ उसमें दीन ये कहता है, ये काम कर रहा हूँ उसमें मजहब ये कहता है, ये काम कर रहा हूँ उसमें अल्लाह ये कहता है, ये काम कर रहा हूँ उसमें रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं। अच्छी बात कर रहे हो यार, निकाली तो कौन सी बात निकाली? सुभान अल्लाह नबिया आप पे। सर मेरे ख्याल से मैंने कोई इतनी गलत बात नहीं की है, मुद्दा बना हुआ है, लोग इस पर बात करें कि जिस तरीके से कासिम सूरी साहब कह रहे हैं कि मजहब टच होना चाहिए, मजहब की बात होनी चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल की बात होनी चाहिए, रियासत मदीना की बिल्कुल बात होनी चाहिए, लेकिन हर वक्त अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा करना चाहिए हर बात। लेकिन देखिए सर, कुर्सी बचाने के लिए जलसागाह में लोगों के सेंटिमेंट्स होते हैं, पीछे से कासिम साहब जो है वो याद करवा रहे हैं, याद दहानी करवा रहे हैं, मैं वो बात कर रही हूँ आपसे। कोई इतनी मैं जी नबिया सुन ले, तसल्ली से नहीं यार, ब्रेकें लगा जरा, मेरे से ज्यादा तेज भाग रही है, सब्र कर एक मिनट, पहले सवाल पूछ के जवाब तो सुन लो। जी 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 जी। बात ये है कि मैंने आपको बताया कि इंसान को, मुसलमान को अपने हर सियासी, गैर सियासी, तिजारती हर एक्ट के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि अपने मजहब, अपने अल्लाह, उसके अपने रसूल की तालीमात के मुताबिक चीजों को प्रेजेंट करना चाहिए, अमल करना चाहिए। आगे नहीं होता तो एक और चीज है, एक इंसान होने की हैसियत से हम खताकार हैं, गुनाहगार हैं, बदकिरदार हैं, सब कुछ है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए अपने जुबान से। ये कोई इतना बड़ा ब्लंडर या इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको ये नून लीग के जितने आज पाकिस्तान लूटपाट एसोसिएशन वाले और ये जितनी अंजुमन गुलामान अमरीका है ना, ये उन्होंने ये छोटे छोटे इस किस्म के इशूज पकड़ लेते हैं। आप तो बड़े इशूज पे बात करें यार, तो बड़ा मस्त टाइम लिया, आप भी माशाल्लाह अजीम जनाब एंकर है, हम भी छोटे मोटे जनाब सियासतदान है, तो अच्छी बात करें ना, कोई बड़ी वाली बात करें, छोटी छोटी बातों के ऊपर ना अपना वक्त है। सर आपकी गवर्नमेंट में टीएलपी वाले भी आए, उस पर फिर आप क्या राय रखते हैं, उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? तो बात यह है, एक्सट्रीमिज्म ना करो, एक्सट्रीमिज्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए, शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए। आपने ये वीडियो भी देखी होगी जो खातून मुसलसल एक पुलिस ऑफिसर को इंस्टिगेट कर रही हैं, फिर मीडिया के ऊपर आधी फुटेज आती है, फिर बात की जाती है कि औरतों के साथ ऐसा सलूक हो गया, पुलिस ने तशद्दुद किया। अब ये खातून, अब देखिए मुसलसल, जरा वीडियो की आवाज दीजिएगा प्लीज, आवाज दें उमर साहब। उसके बाद तसल्ली से मेरा जवाब देता है। अब चौहान साहब, अब आप ये मत कह दीजिएगा कि ये खातून मैंने प्लांट किया, मुस्लिम लीग नून ने प्लांट की थी। अब आप सुनना नबिया, सुनना, आपने ये दिखा दी, मेरे पास वो क्लिप भी मौजूद है रावलपिंडी के अंदर, और क्लिप नहीं मेरी आंखों देखा हाल है कि 3 पुलिस वाले हमारे काबू में आ गए। मैंने कहा और मेरी पूरी टीम ने मिलकर उनको चूमा, उनको प्यार किया, उनको आंखों में पानी जनाब डाल के, उनको जनाब जो शेलिंग की वजह से बेहोश हो रहे थे उनको पानी पिलाया, उनके सरों पे हाथ फेरा और उन्हें कहा कि तुम हमारे पाकिस्तानी हो, तुम अपना काम कर रहे हो, हम अपना काम कर रहे हैं। इस तरह की वीडियो क्लिप्स भी मौजूद है ताकि बंदो एक साइड पे जब दो तरफा लड़ाई हो रही थी ना इंसानों की या इंसानी ग्रोहों की, ये नेचुरल फिनोमेना है कि उसमें से कुछ लोग होते हैं उनका टेम्परामेंट कुछ और होता है, कुछ लोगों का कुछ और होता है, लेकिन जो लीडरशिप होती है आप लेकिन चौहान साहब, बस ये कंडेम किया जा सकता है ना इस तरह की जो भी खवातीन है या जो भी लोग आते हैं, इस तरह की बात आप जैसे सीनियर पॉलिटिशियन, आप जैसे लोग बात करेंगे, जिनकी लोग बात सुनते हैं, आवाम बात सुनती है, फॉलो करते हैं, तो सिर्फ कंडेम कर देना मेरे ख्याल से रवैये दुरुस्त कर सकता है। अब मैं जवाब सुन लो इसका। मैं 2 मिसालें आपको दूंगा। एक मरी रोड के ऊपर जब मेरे पे शेलिंग हो रही थी और बुरे हालत थी जनाब, मैं बेहोश होने के करीब था, वहां पे कुछ लोग जनाब बोतलें ले आए और उन्होंने जनाब शीशे की बोतलें जनाब तोड़ने के लिए कोशिश की। मैंने वहां डांट के उनको मना किया, मैंने कहा ये बोतलें यहाँ से ले जाओ, खबरदार जो यहाँ पे इस किस्म की कोई हरकत की। एक दूसरा, जब मैं डी चौक पे था तो वहां पर लोगों ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ जनाब वो नारेबाजी करते करते उन्होंने अदारे के हमारे एक बंदे के खिलाफ जब शुरू की तो सारी दुनिया ने देखा, कम से कम 10,000 बंदा वहां पे इर्द गिर्द मेरी तरफ मतवज्जो था। मैंने वहां पर लाउडली उनको मुखातिब करके कहा, मैंने कहा खबरदार यहाँ पर किसी अदारे के सरबराह या किसी अदारे के हवाले से कोई नारेबाजी नहीं हो। ये आप लीडरशिप को देखें ना, अगर कोई लीडर ऐसी हरकत कर रहा है आप यहाँ पर डिस्कस करें। पब्लिक में से अब गम और गुस्सा, पब्लिक को लाठियां पड़ रही हो, पब्लिक को गोलियां आ रही हो, पब्लिक मार धाड़ का शिकार हो रही हो, उसमें से वो गम और गुस्सा अगर कोई निकाल देती तो उसका बुनियाद बना के पूरी तहरीक के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते।
अच्छा चौहान साहब, एक और बात मैं पूछना चाहूंगी, और बिल्कुल कोई उसमें वो नहीं है कि हम किसी जमात का साथ दे रहे, किसी का नहीं दे रहे, बिल्कुल न्यूट्रल होके, सहाफ़ी का काम भी है कि वो न्यूट्रल होके बात करे। और इसी तरह से जब नून लीग के भी टीम या उनके भी जब हम उनसे भी बात करते हैं तो हम हर तरह का सवाल पूछने की कोशिश करते हैं जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे होते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जब 2013 का नून लीग की हुकूमत बनी, उसके हमने देखा कि कुछ अर्से के बाद ही PTI की जानिब से मार्च का, धरने का सिलसिला शुरू हो गया। चीनी सदर का दौरा था, वो भी मनसूख हुआ। आप नहीं समझते कि हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए अभी के दौर में भी, मुल्की मईशत जहां पर पहुंची हुई है? और दूसरी बात है कि कल परसों की तारीख 25 मई भी बड़ी अहम थी, यासिन मलिक का भी फैसला था, कश्मीर की भी बात होनी चाहिए, लेकिन मीडिया कवरेज ना मिल सकी उस मामले को, क्या कहेंगे आप? अब तसल्ली से सुन ले, अभी जो टोकी ना, तो 2 मिनट का सवाल नहीं, बिल्कुल नहीं टोकेंगे। अब तसल्ली से सुने, आपकी इत्तला क्लियर है, 2013 के बाद हमने फौरन एजिटेशन स्टार्ट कर दी थी। हमने मुतालबा रखा था कि इलेक्शन रिग्ड हुए हैं, और वो रिग हमने नहीं कहा था, हमारे से पहले जनाब आपके आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि ये रिटर्निंग अफसरों का इलेक्शन था। हमने कहा 4 हल्के खोल दो, सिर्फ 4 हल्के खोलने का हमने कहा। इन्होंने कहा हम नहीं खोलेंगे जी। बाद में 100 छितर और 100 प्याज खा के इन्होंने वही 4 हल्के खोले थे, और सारी दुनिया ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने फैसले दिए कि इन 4 हल्कों में रिगिंग हुई है। उनमें से फिर 4 में री इलेक्शन अनाउंस हुआ, जिसमें से 3 पे हुआ, 1 पे ख्वाजा आसिफ ने स्टे ले लिया। तो जनाबे वाला, हमने तो 4 हल्के खोलने का कहा और 1 साल पूरा पीसफुली। ठीक है सर, गॉट इट सर, कोई लाया है